नमस्कार, 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुणा। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। अब दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इस पद को लेकर जारी अटकलों पर जल्द विराम लगने वाला है। दूसरी खबर, अमेरिका अवैध तरीके से पहुंचे भारतीयों को 2 और विमानों से आज भारत वापस भेज रहा है। इनमें से एक विमान आज रात करीब 10:15 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जबकि दूसरा विमान 16 फरवरी को यहां लैंड करेगा। इसको लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। वहीं तीसरी खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 13 फरवरी को जांच के आदेश दिए थे। चौथी खबर, प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। निकाय चुनाव के नतीजे पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। अब दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इस पद को लेकर जारी अटकलों पर जल्द विराम लगने वाला है। माना जा रहा है कि दिल्ली का नया सीएम और नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पार्टी ने एक फॉर्मूला निकाला है। इस फॉर्मूले के तहत पार्टी के जीते हुए 48 विधायकों में पहले 15 नामों को छांटा गया है। इसके बाद जाति समीकरण के आधार पर 15 में से 9 नाम तय किए गए हैं। इन्हीं 9 नामों में से कोई एक मुख्यमंत्री तो कोई डिप्टी सीएम, मंत्री और विधानसभा स्पीकर बनेगा। इन्हीं में से अब नाम तय किए जाएंगे। यानी एक बात तो साफ है कि नया सीएम चुने गए विधायकों में से ही कौन बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। माना जा रहा है कि जल्द ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मंथन के बाद दिल्ली के नए सीएम का नाम घोषित कर दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार 17 या 18 फरवरी को पार्टी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसके बाद 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम संभव होगा। यानी दिल्ली को अगले हफ्ते नई सरकार और नया सीएम मिलने की संभावना है। बता दें कि जल्द ही अभी दिल्ली के सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और अब देखना होगा कि अमेरिका से पीएम मोदी लौट आए हैं और इसी को लेकर जेपी नड्डा और शाह मंथन करेंगे कि कौन होगा दिल्ली का नया सीएम। सीएम फेस को लेकर लगातार चर्चा जारी है और उसी को लेकर मंथन जारी। और बीजेपी ने नया फॉर्मूला दिया है 15/9, मतलब जो उनके विधायक होंगे उसी में से ही सीएम फेस का नाम तय होगा। वैसे तो कई नाम इस लिस्ट में शामिल है। अब देखना होगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। वैसे देखा जाता है कि जो बीजेपी है वो नया नाम ही सामने लेकर आती है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। और माना जा रहा है कि दिल्ली का नया सीएम और नई शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पार्टी ने एक फॉर्मूला निकाला है। इस फॉर्मूले में 48 विधायकों में पहले 15 नामों को छांटा गया है और उसके समीकरण के आधार पर 15 में से 9 नाम तय किए गए हैं। और इन्हीं 9 नामों में से कोई मुख्यमंत्री तो कोई डिप्टी सीएम, मंत्री और विधानसभा स्पीकर बनेगा। बता दें अब नाम तय किए जाएंगे। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि सीएम चुने हुए विधायकों में से ही एक होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। और माना जा रहा है कि जल्द ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बैठक में मंथन के बाद दिल्ली के नए सीएम का नाम घोषित कर दिया जाएगा। बता दें, सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि 17 या 18 फरवरी को पार्टी विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसके बाद में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम संभव होना है। यानी दिल्ली को अगले हफ्ते नई सरकार और नया सीएम मिलने की संभावना है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। दिल्ली सीएम फेस को लेकर सस्पेंस जारी है और अभी भी लगातार इस पे मंथन हो रहा है। कौन कौन से नाम दिल्ली सीएम की रेस में शामिल है? देखिए, निश्चित तौर पर जो नाम निकल कर आ रहे हैं वे कहीं ना कहीं ऐसे नाम हो सकते हैं जो
लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में या सक्रिय नेता के रूप में जिनने कार्य किया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए चेहरे को मौका देती है और कोई एक ऐसा चेहरा लेकर आती है जिस पर जनता भी अचंभित हो जाती है, तो यही हो सकता है, यही फॉर्मूला दिल्ली में भी लगाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले 20 सालों तक दिल्ली की जनता को वह नेतृत्व मिल पाए, सतत नेतृत्व मिल पाए। इसलिए जितने भी नाम चल रहे हैं चर्चा में, उन पर कायस लगाना या उन पर कायस लगाना एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा नया चेहरा है जिसको कोई ज्यादा से ज्यादा लोग में लोकप्रियता हो और वह लगातार 20 सालों के लिए वहां पर काम कर पाए। जी, भाजपा ने नया फॉर्मूला निकाला है 15/9, वो क्या है? देखिए, नया फॉर्मूला ऐसा है कि जो लोकप्रिय चेहरा है उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से 27 सालों बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती है, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा सशक्त सीएम मिले और ऐसे विधायक हों जो लगातार वहां पर सीटों पर काम करें और वहां पर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 100 दिन की कार्य योजना भी वहां पर तैयार की जा रही है और सभी जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी कार्य योजना दी जाएगी। तो ये फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि वहां के स्थानीय विधायकों के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि देखा जाता है, अभी आपने बताया जो बीजेपी है वो नया नाम ही घोषित करती है क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से भी बीजेपी सीएम बना सकती है। तो क्या इस जो दिल्ली का सीएम है महिला नाम भी शामिल है या नहीं? महिला को भी मौका मिल सकता है सीएम फेस का? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए मैंने आपको पूर्व में बताया कि महिला नेतृत्व को भी वहां पर मौका मिल सकता है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा चेहरा दिया जाएगा जो आने वाले 20 सालों के लिए डेवलपमेंट, जो दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही थी। इसलिए अब ऐसा है चेहरा किसी को लेके आया जाएगा जो लगातार वहां पर लोकप्रिय हो, सक्रिय राजनीति में जुड़ा हुआ हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इन नामों को लेकर के महिला नेतृत्व भी आगे आ सकता है, और नहीं होता है तो जैसे प्रवेश वर्मा जी का नाम सूत्रों द्वारा खबर है, उनका नाम चल रहा है, सतीश उपाध्याय जी का नाम चल रहा है, रेखा वर्मा जी का नाम चल रहा है, गुप्ता जी का, और एवं आशीष सूद का वहां पर नाम चल रहा है। वह पंजाबी एक चेहरा है, जनकपुरी से आते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो लगातार जिन नामों पर लगातार विचार मंथन चल रहा है, लेकिन ये सब सूत्रों द्वारा खबर है, अभी कोई भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 17-18 को जब विधायक दल की बैठक वहां पर हो जाएगी उसके बाद ही विधायक दलों के द्वारा जो नेता चुना जाएगा उसको ही वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 27 साल बाद बीजेपी ने कमबैक किया है, तो क्या रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है दिल्ली का? देखिए, दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जहां पर नेतृत्व किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि वहां पर केंद्र की सरकार भी लगातार अब वहां पर सपोर्ट करेगी। क्योंकि पहले जो देखने में आया था कि एलजी के द्वारा जो कार्य वहां नहीं हो पा रहे थे, आम आदमी पार्टी लगातार एलजी को एक ज्ञापन देती थी, लगातार समस्याएं बताती थी कि बजट का अभाव हो रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन अब वो समस्याएं सब दूर हो चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो समस्याएं थी विकास के लिए उसमें लगातार भरपूर बजट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं महिला नेतृत्व भी वहां पर आ सकती है। लेकिन मुझे जहां तक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पवन शर्मा जी का नाम, आशीष उपाध्याय जी का नाम, आशीष सूद जी का नाम, ये सूत्रों द्वारा खबर है, रेखा गुप्ता, ये ऐसे कुछ ऐसे चेहरे हैं, प्रवेश वर्मा, ये लगातार सक्रिय राजनीति में वहां पर रहे हैं कई वर्षों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो इन चेहरों पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वह अपना विश्वास जताएगा, या फिर कोई एक ऐसा चेहरा आएगा जिसको हम लोग नहीं जानते हैं और वह इन विधायकों से ही, सक्रिय कार्यकर्ता से ही वह चेहरा निकलकर सामने आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नया चेहरा एकदम आया, मध्य प्रदेश में नया चेहरा आया, और राजस्थान में भी अगर हम बात कर लेते वहां पर भी नए चेहरे को मौका दिया गया। तो वही फॉर्मूला अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपनाती है तो दिल्ली की विधानसभा में भी कोई नया व्यक्ति ही मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका अवैध तरीके से पहुंचे भारतीयों को 2 और विमानों से भारत वापस भेज रहा है। इनमें से एक विमान आज रात करीब 10:15 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जबकि दूसरा विमान 16 फरवरी को यहां लैंड करेगा। इसको लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान और भाजपा आमने सामने हो गए। सीएम
मान ने कहा कि पंजाब में अवैध अप्रवासियों के विमान उतारना गलत है। ये पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए थे उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। पहले भी जो लोग डिपोर्ट हुए थे उनमें अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, फिर विमान अमृतसर में ही क्यों उतारे जा रहे? सीएम मान इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, सीएम मान को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। आप नेताओं को देश की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है, वे केवल राजनीति करते हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, अमेरिका से भारत आने वाले उड़ानों के लिए अमृतसर सबसे पास एयरपोर्ट है। यही कारण है कि अवैध अप्रवासियों को लेकर अमेरिकी विमान वहां उतर रहे हैं। मान को अज्ञानी मुख्यमंत्री भी कहा है। इस मुद्दे को राजनीतिकरण करना बंद करें। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए। आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। अवैध प्रवासियों को लेकर जो सीएम है, पंजाब के सीएम है मान, वो काफी नाराज है, तो उनको आपत्ति क्यों है? अगर पहले दिल्ली में जो विमान है वो लैंड किया जा रहा था, पर जो अमृतसर है वो पास पड़ता है, तो उनको लैंड करने में दिक्कत क्यों आ रही है? आपत्ति क्यों है? देखिए, पास के साथ साथ आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्रेज जो भारत वर्ष में है अमेरिका और कनाडा में बसने का अवैध रूप से, वो पंजाब में ही है, उसके बाद हरियाणा है। तो अगर आप देखेंगे कि इस बार भी जो नई खेप आ रही है उसमें सबसे ज्यादा आपको पंजाब के ही नौजवान मिलेंगे। इस बात की जो है दुखद बात प्रधानमंत्री ने अपने अमेरिका दौरे पे भी कहा है कि हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों को गुमराह करके अवैध तरीके से भारत से लिया जा रहा है। तो इसको एक सामाजिक बुराई की तरह लेना चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, और इस तरीके के जो लोग ह्यूमन ट्रैफिक का जो काम कर रहे हैं उसको उनको ध्यान देना चाहिए, और इसमें जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए इस प्रकार की प्रथा को कम करना चाहिए, तथा साथ में इस तरीके के विज्ञापन भी इशू करने चाहिए, देने चाहिए, बताने चाहिए कि आप अवैध रूप से जो है अमेरिका ना जाए। अगर आपको जाना है तो आपके पास अगर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, वीजा है, तभी आप जाएं। सुनहरे सपने दिखा के लोगों को गुमराह करके पंजाब में लोगों के पास काफी जमीनें हैं, उनको बिकवा देते हैं और बड़ी बड़ी रकम लेकर अवैध तरीके से जो है उनको भेजते हैं। तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और इस पे कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, ताकि कोई संस्था या कोई इस तरीके की एजेंसी है इस तरीके का जो काम कर रही है उस पर कार्रवाई हो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि जो है लोगों को गुमराह करके अवैध रूप से अमेरिका या कनाडा ना ले जाया जाए। जी, इसके लिए डॉक्यूमेंट भी बनना चाहिए। साथ ही जो सीएम मान है उनका समर्थन कांग्रेस कर रही है और बोल रही है जो भी किया, जो सीएम मान का जो बयान है वो एकदम सही है। देखिए, जो एनडी गठबंधन है उसमें इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बात को देखना चाहिए कि इसको राजनीतिकरण या उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि आप अवैध जो गए हैं उनका आप समर्थन कर रहे हैं। अरे अगर मान लीजिए उनको आप दिल्ली भी किसी तरह लैंड कराते हैं तो वहां से उनको वापस घर जाने के लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। अमृतसर से उतरते हैं तो पंजाब के आसपास के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो अपने आसानी से अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई अमृतसर जो है वो भारत का ही हिस्सा है। जहाज जो आता है यूरोप से आता है, पाकिस्तान के ऊपर से आता है, सीधे जो है अमृतसर में ही लैंड करता है। और ऐसी स्थिति में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे नियरेस्ट है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है जहाज में आने वालों की वो वहीं आसपास के क्षेत्र की है। इसलिए इसको बहुत बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कांग्रेस, विपक्ष और पंजाब की जो वर्तमान सरकार है उसको काम करना चाहिए केंद्र सरकार से मिलकर, कि ताकि आने वाले समय में ऐसी बातें ना हो, लोगों की जो है धन की हानि ना हो, और जिस तरीके का उनको इन्वेस्टमेंट झेलना पड़ता है, जिस तरीके की प्रॉब्लम वहां पे झेलनी पड़ती है अवैध रूप से जाने में, वो समस्या उनको और उनके परिवार वालों को ना सामना करना पड़े उसका। जी, जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए और उसी के तहत काम करना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 वर्ग गज में बने बंगले के निर्माण में नियमों को तोड़ा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया है। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रोसेस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। वहीं आपको बता दें कि नया सीएम इस बंगले में नहीं रहेगा, ये बीजेपी ने कहा है। शीश महल में नहीं रहेंगे नए मुख्यमंत्री। वहीं आपको बता दें कि अब जो शीश महल है उसके रिनोवेशन की जांच की जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की जांच की जाएगी और ये जो जांच है CWC ने 13 फरवरी को जांच के आदेश दिए थे। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। दिल्ली के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। कम से कम जनता को ये पता चलना चाहिए कि बीजेपी जो आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी की, उसमें आम आदमी पार्टी पर उसमें सच्चाई क्या है। अगर केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं करा तो पूरे चुनाव के दौरान कहते रहे तो उन्हें जांच से क्यों डर? जांच में सब निकल के आ जाएगा कि क्या आप उनका कहना चाहते थे। जी, चुनाव से पहले केजरीवाल बोलते थे कि उनको सरकार की तरफ से घर भी नहीं चाहिए और उन्होंने शीश महल भी बना लिया। ये तो केजरीवाल जी की हार का कारण थी। जिन जिन चीजों को वो जनता से कह के आए थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जनता के लिए क्या करेंगे, उन चीजों पर वो खड़े नहीं उतरे, इसलिए वो स्वयं अपनी सीट हार गए। आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व के लिए सोचने का विषय है जब उनके राष्ट्रीय सहयोगी स्वयं अपनी सीट हार गए हैं और आगे क्या होगा ये भविष्य उन्हें भी नहीं मालूम है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। निकाय चुनाव के नतीजे पर पूर्व डिप्टी TS सिंहदेव ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जिसकी सत्ता रहती है अधिकांश नगरीय निकाय में सत्ता पक्ष के ही मेयर जीत कर आते हैं। आम जनता प्रदेश सरकार और निगम में काम कराने के उद्देश्य से वोट दिया। छत्तीसगढ़ के साथ नगर निगम में भाजपा ने कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही भाजपा में जश्न शुरू हो गया है। कोरबा में संजू देवी ने कांग्रेस की उषा देवी को 52,000 वोट से हरा दिया है। वहीं बिलासपुर में पूजा विधानी ने कांग्रेस के प्रमोद नायक को हरा दिया है। रायगढ़ में भी जीवर्धन चौहान ने जानकी काटूजा को 36,365 वोट से शिकस्त दी है। राजनांदगांव में बीजेपी के मधुसूदन यादव ने निखिल द्विवेदी को हराया है। वहीं आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव का आज लिस्ट आ गई और वहीं छत्तीसगढ़ में 10 में से 7 पर भाजपा अभी तक विजयी रही है और उसी को लेकर भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 में बड़ी बढ़त मिल सकती है। रायपुर में पिछड़ गई है कांग्रेस। वहीं आपको बता दें निकाय चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। वहीं डिप्टी TS सिंहदेव ने भी सभी विजय प्रत्याशियों को बधाई दी है और कहा है कि प्रदेश में जिसकी सत्ता रहती है अधिकांश नगरीय निकाय में सत्ता पक्ष के ही मेयर जीत कर आते हैं। वहीं आपको बता दें कि 10 निगमों में से 7 पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 3 सीटों पर अभी निर्णय आना बाकी है। रायपुर में पिछड़ गई है कांग्रेस। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस को अभी के जो निर्णय है उससे देखा जा रहा है कि कांग्रेस अभी काफी पीछे है और इसी को लेकर डिप्टी TS सिंहदेव ने सभी विजय प्रत्याशियों को बधाई दी है और साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं जीत का। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए। प्रवीण, छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम में से 7 पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है और अभी का क्या कुछ अपडेट है?
लेकिन जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का आज परिणाम सामने आया है, काफी चौंकाने वाला परिणाम सामने रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि इस नगरीय निकाय चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी कई नगर निगम सीटें जो है मिल सकती है, लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी तक 7 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के कब्जा हो चुका है और जो 3 नगर निगम जो बचे हुए हैं जिस पर काउंटिंग हो रही उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महापौर के, वो कहीं न कहीं आगे चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि काउंटिंग है वो पूरा होगा तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है महापौर के, वो कहीं न कहीं बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। और आने वाले समय में जब काउंटिंग पूरा हो जाएगी तो 10 नगर निगम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी है वो जीतते हुए नजर आएगी। कि जो अंतराल की अगर बात करूँ, जो डिफरेंस की बात करूँ, तो कहीं न कहीं 20 से 25 हजार के वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं महापौर के, वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में कयास लगा सकते हैं कि आने वाले फिलहाल 2 घंटे में जब स्पष्ट होगी, क्लियर होगा रिजल्ट का, तब जो है भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो है चुनकर आ सकते हैं। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी हैं मीनल चौबे, वो लगभग 1.5 लाख मतों से अधिक के मतों से वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर के रूप में जो है वो विजय हुई। तो निश्चित तौर पर अगर हम बिलासपुर की बात करें, कोरबा की बात करें, रायपुर की बात करें, चिरमिरी की बात करें, जगदलपुर की बात करें, तमाम नगर निगम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल कर ली, जीत दर्ज करा हो चुका है। तो आने वाले समय में जब 1 घंटे में कहीं न कहीं और जो बचे हुए जो नगर निगम है उसका भी जो स्थिति है वो साफ होते हुए दिखेगा। जी प्रवीण, अमूमन देखा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वही पार्टी जीती है और अभी तक ये भी देखा जा रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब से सुबह जब 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई तो उस वक्त मैं मौजूद था तेजधार में जहाँ काउंटिंग चल रहा था। और अगर हम बात करें जैसे पहले रुझान सामने आए तब जो है भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी हो, कांग्रेस के माफी देगा महापौर प्रत्याशी के साथ साथ जो पार्षद के प्रत्याशी हैं उनके जो वोट की संख्या है, वोट की बढ़त है, वो कहीं न कहीं बढ़त दिखते हुए नजर आई। जैसे जैसे राउंड पूरा होते गया, जैसे जैसे ईवीएम के सितारे खुलते गए तो भारतीय जनता पार्टी को काफी बढ़त है वो वोटों में जो है दिखाई लगी। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया, बड़े नेताओं का बयान आना शुरू किया, कार्यकर्ताओं सहित बड़े नेताओं ने जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यालय वहाँ जो है जिस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री निवास में भी जिस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ पटाखा फोड़ते हुए, आतिशबाजी करते हुए कार्यकर्ता है वो नजर आए। आपको बता दें इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी एक वीडियो सामने आया जहाँ वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांस करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जिस तरीके से जीत की जो स्थिति होती है उस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव डांस करते हुए नजर आए। तो कहीं न कहीं ये कहें कि जिस तरीके से नगर निगम के निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे बड़े नेता हो, वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो प्रत्याशी थे, महापौर के हो, अध्यक्ष हो या फिर शासक प्रत्याशी, तमाम को जो जनता का आशीर्वाद मिला उसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस तरीके से जनता का आभार करते हुए कहा कि यह है एक ऐतिहासिक दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें राजधानी रायपुर नगर निगम की तो राजधानी रायपुर नगर निगम में काफी लंबे समय से जो है वो कांग्रेस की सत्ता रही है निगम पर। अगर हम कोरबा की बात करें तो कोरबा में भी काफी लंबे समय से कांग्रेस की प्रवीण, रायपुर में कांग्रेस को बड़ी हार मिली, आखिर वजह क्या रही है कि जातिगत समीकरण क्या कांग्रेस नहीं साध पाई है क्या रायपुर के अंदर? देखिए, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राजधानी रायपुर के नगर निगम में जीत जो हासिल हुई है, अगर सबसे बड़ा अंतर है वोटों का लगभग 1.5 लाख अधिक मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है मीनल चौबे उसको जो है राजधानी रायपुर नगर निगम से जीत हासिल हुई। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं न कहीं अपने जो कार्यकर्ताओं से, अगर अपने जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो अंतर कला काफी टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा रहा। लगातार कांग्रेस की तरफ से वीडियो वायरल होते रहे जिस पर जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो पार्षद के प्रत्याशी हो, अध्यक्ष के प्रत्याशी के नाम के दावेदार में जिसका नाम चल रहा था, तमाम जो लोग हैं उनका वीडियो वायरल होते रहा। और इस बीच उन्होंने बड़े नेताओं पर पैसा
लेन देन का भी आरोप लगाया, तो कहीं न कहीं इसका भी इफेक्ट जो है कांग्रेस को पड़ा है। हालांकि जातिगत समीकरण की बात करें तो निश्चित तौर से वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका इफेक्ट जो है पड़ा है। साथ ही साथ और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका इफेक्ट सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे सीधे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हो उसको पड़ा है। जी प्रवीण साहब से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।